मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, SRP गवर्नमेंट PG कॉलेज बांदीकुई। आज हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के बारे में, प्रजातांत्रिक समाजवाद के बारे में बात करेंगे। मैं ऐसा नहीं सोचता कि ब्रिटेन के द्वारा मास को ये बर्लिन के मार्ग को अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि सर्वाधिकारवादी राज्य शक्ति और सहिष्णुता पर आधारित होते हैं। और मेरा विश्वास है कि फासीवाद और साम्यवाद दोनों से दूर रहते हुए इस देश के द्वारा विश्व के सम्मुख एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है और बिना पुरातन से संबंध विच्छेद किए और बिना हिंसा और असहिष्णुता को अपनाए हुए समाज द्वारा अपने आप को नवीन स्थितियों सिद्धांतों के अनुरूप कैसे ढाला जा सकता है। प्रजातंत्र समाजवाद का घर चूँकि ब्रिटेन इंग्लैंड है, और 7वीं सदी में जिस प्रकार इंग्लैंड के द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में विश्व को पार्लियामेंट और प्रजातंत्रात्मक है प्रजातंत्र समाजवाद देन प्रदान की। 1848 में कार्ल मार्क्स और एंजेल्स द्वारा साम्यवादी घोषणा पत्र की रचना के बाद से समाजवादी विचारधारा समस्त विश्व के तेजी से लोकप्रिय होने लगी। औद्योगिक क्रांति जिसने कि शहरी श्रमिक वर्ग को जन्म दिया और समाजवादी क्रांति को संभव बनाया, सबसे पहले इंग्लैंड में हुई। इस कारण इंग्लैंड में समाजवादी विचारधारा का उदय होना स्वाभाविक था। लेकिन मूल रूप से प्रजातांत्रिक होने और सहमति द्वारा शासन ब्रिटिश जीवन का आधारभूत तत्व होने के कारण दक्षिणपंथी सर्वाधिकारवाद, फांसीवाद, नाजीवाद की भांति क्रांतिकारी मार्क्सवादी विचारधारा को भी इंग्लैंड में नहीं अपनाया जा सका। क्रांति की बात ब्रिटिश स्वभाव की प्रतिकूल थी और उसके स्थान पर उसके द्वारा इस विचार को अपनाया गया कि वांछित परिवर्तन शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक ढंग से किया जा सकता है। श्वेत रूस जहाँ की 1917 में साम्यवादी क्रांति हुई, उस देश और 20वीं सदी के इंग्लैंड की परिस्थिति में आधारभूत भेद रहा। और श्वेत रूस में समाजवाद की समस्या उच्च कृषक समाज के बीच, जिसे प्रजातंत्र का थोड़ा ही अनुभव था, उद्योगों की स्थापना हुई। लेकिन इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देशों में समाजवाद की समस्या पर्याप्त शिक्षित और अपेक्षाकृत संपन्न और स्वतंत्र शासन से संबद्ध देशों में विद्वान औद्योगिक व्यवस्था का पुनर्गठन हुआ। श्वेत रूस में जब साम्यवादी क्रांति हुई, उस समय वहाँ कोई मध्यम वर्ग नहीं था, और इंग्लैंड और अमेरिका में समाजवाद के उदय के समय एक सबल और व्यापक मध्यम वर्ग का था। इस मध्यम वर्ग को परिवर्तन के लिए कैसे सहमत किया जाए? वैचारिक पृष्ठभूमि परिस्थितियों में भेद होने के कारण इंग्लैंड आदि देशों के द्वारा समाजवाद को मार्क्सवाद के रूप में नहीं, वरन एक अन्य रूप में अपनाया गया, और समाजवाद के इस रूप को ही प्रजातांत्रिक समाजवाद के नाम से जाना जाता है। प्रजातांत्रिक समाजवाद का कोई एक ग्रंथ या विचारक नहीं है। ईसाई धर्म के एक ग्रंथ बाइबिल या साम्यवाद के एक विचारक कार्ल मार्क्स था। उनकी रचना साम्यवादी घोषणा पत्र की भांति प्रजातांत्रिक समाजवाद का कोई विषय एक विचारक या एक ग्रंथ प्रेरणा स्रोत के रूप में नहीं, जो सभी समयों के लिए कानून बनाता है। विलियम इविस्टीन के शब्दों में, इंग्लैंड में अधिकांश प्रभावशाली समाजवादी विचारक वो रहे हैं जिन्हें दल या शासन में कोई महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त नहीं थी। उनका प्रभाव तो मुख्यतः उनकी नैतिक शक्ति और उसके लेखन की शैली के कारण था। प्रजातांत्रिक समाजवाद की सामान्य व्याख्या की। प्रजातंत्र समाजवाद इन दो विचारधाराओं और व्यवस्थाओं का समन्वय है। प्रजातांत्रिक मार्ग मतपेटी का मार्ग को अपनाकर ऐसे समाजवाद की स्थापना जो स्थापना के बाद भी लोकतांत्रिक मार्ग को अपनाकर ही अपने समस्त कार्य करें, और ये विचारधारा लोकतंत्र और समाजवाद दोनों को बनाए रखना चाहती है। राजनीतिक क्षेत्र में की आस्था मानवीय स्वतंत्रता पर आधारित उदारवादी दर्शन में है, लेकिन राज्य के कार्यक्षेत्र के प्रसंग में लोक कल्याण का राज्य को अपना सकती है।
प्रजातंत्र समाजवाद की कुछ परिभाषाएं प्रस्तुत की विद्वानों ने। पहला देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण तथा जन सहमति के तरीकों से न कि बल द्वारा स्थापित की जाने वाली न्यायपूर्ण व्यवस्था ही लोकतंत्र है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अनुसार प्रजातंत्र समाजवाद ने संवाद के आर्थिक लक्ष्य उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व, बड़े पैमाने पर उत्पादन, योजनाबद्ध आर्थिक विकास और पूंजीवाद के सामान्य लक्ष्यों, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, लोकतंत्र और मानव अधिकार को अपना लिया। और प्रजातांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य दोनों में सामंजस्य स्थापित करना है। न्यायपूर्ति गजेंद्र गढ़कर के अनुसार प्रजातंत्र समाजवाद लोक कल्याण कर राज्य के सिद्धांतों को व्यवहार में लाने की व्यवस्था है और इसका आधार उदारवादी सामाजिक दर्शन है। इनकी मुख्य भावना यह है कि व्यक्ति को सामाजिक दायित्वों को निर्वाह करना चाहिए। एक पंक्ति में प्रजातंत्र समाजवाद का अर्थ है लोकतांत्रिक मार्ग को अपनाकर आर्थिक सामाजिक न्याय की स्थापना, और इस विचारधारा के आधार है व्यक्ति की गरिमा और सामाजिक न्याय। प्रजातंत्र समाजवाद के प्रमुख प्रतिपादक R.H. टॉनी। प्रजातंत्र समाजवाद का सबसे प्रमुख विचारक R.H. टॉनी का नाम लिया जा सकता है, जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना परिग्रहणशील समाज में इस विचारधारा का विस्तृत प्रतिपादन किया। टॉनी का विचार है पूंजीवादी व्यवस्था में क्रियाहीन संपत्ति का उदय होता है और क्रियाहीन संपत्ति से उसका आशय ऐसे संपत्ति से है जो समाज को कोई सेवा प्रदान किए बिना ही आय और सत्ता को जन्म देती। ये क्रियाहीन संपत्ति समाज के लिए अभिशाप है, क्योंकि इसके द्वारा समाज को कोई सेवा प्रदान नहीं की जा सकती। टॉनी के अनुसार क्रियाहीन संपत्ति न केवल असमानता को जन्म देती है, और उसके द्वारा बौद्धिक और नैतिक गिरावट और औद्योगिक अकुशलता को भी जन्म दिया जा सकता। पूंजीवादी व्यवस्था और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न क्रियाहीन संपत्ति के दोषों का उल्लेख कर चुकने के बाद टॉनी के द्वारा इन दोषों को दूर करने के लिए कुछ सुझाव भी प्रस्तुत किए गए। पहला था आर्थिक व्यवस्था या उद्योग का उद्देश्य सामाजिक सेवा होनी चाहिए, लाभ प्राप्ति नहीं। इस दृष्टि से उद्योग के हितों को सामाजिक हितों के अधीन किया जाना चाहिए। उद्योग पर समुदाय के स्वरूप में नियंत्रण स्थापित होने चाहिए कि उद्योग से सर्वाधिक श्रेष्ठ सेवाएं प्राप्त हो सकें, और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो सेवा करते हैं उन्हें सम्मानप्रद ढंग से पारिश्रमिक प्राप्त हो, और जो काम नहीं करता उन्हें प्राप्ति भी नहीं हो। क्लेमेंट और R. एटली, ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो 45 से 50 और मजदूर के प्रसिद्ध नेता क्लेमेंट R. एटली को प्रजातांत्रिक समाजवाद के एक अन्य प्रवक्ता कहा जा सकता है। प्रतिपादन श्रमिक दल एक चित्रमय रूप एक लेबर पर्सपेक्टिव 1973 में किया गया। इटली के अनुसार ब्रिटेन की समाजवादी विचारधारा समाजवाद के अन्य रूपों में नितांत भिन्न है, और समाजवाद के अन्य रूपों में कार्ल मार्क्स और उसके धर्म विरोध से प्रेरणा ली, लेकिन ब्रिटिश समाजवाद का प्रेरणा स्रोत ईसाई धर्म और बाइबिल है। इटली के शब्दों में ब्रिटिश समाजवादी आंदोलन के निर्माण में सर्वप्रथम स्थान धर्म का प्रभाव का है। इटली ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रों के द्वारा राष्ट्रीय परंपराओं के अनुरूप ही विचारधारा को अपनाया जा सकता है। ब्रिटेन के द्वारा निरंकुश राजतंत्र से प्रजातंत्र की दिशा में परिवर्तन शांतिपूर्ण ढंग से किया गया। आर्थिक क्षेत्र में पूंजीवाद से समाजवाद की ओर परिवर्तन भी शांतिपूर्ण और वैध उपायों के आधार पर किया जाना चाहिए। ब्रिटेन सदैव मानवीय स्वतंत्रता और प्रजातंत्र का उपासक और सर्वाधिकारवाद के विरोधी रहा। ब्रिटेन का मार्ग साम्यवाद नहीं वरन प्रजातांत्रिक समाजवादी हो सकता है। प्रजातांत्रिक समाजवाद के अन्य प्रमुख विचारक 20वीं सदी के प्रबुद्ध मनीषी हेरल्ड लॉस्की हैं, और लॉस्की अपने विद्यार्थी जीवन से सामाजिक आर्थिक समानता को उपासक थे, और अपने विचार और जीवन की इसी प्रवृत्ति के कारण उनका झुकाव मार्क्सवाद की ओर हुआ। ऐसे विचार प्रतिपादित किए गए जो आर्थिक नीतिवाद और मार्क्सवाद की राज्य संबंधी धारणा के अनुरूप थे, लेकिन क्लास की समानता के साथ साथ स्वतंत्रता के उपासक थे। मार्क्सवाद के कठोर दलीय अनुशासन को पसंद नहीं किया गया, वो हिंसा और बल प्रयोग के विरुद्ध थे। उनका विचार था कि सहमति से क्रांति का मार्ग अपनाया जाना चाहिए। समाजवाद का मूल आधार सामाजिक न्याय की भावना थी, इसलिए उनके द्वारा नवीन आर्थिक ढांचे की स्थापना पर उतना जोर नहीं दिया गया जितना सामाजिक न्याय की प्राप्ति पर। उनकी सामाजिक न्याय की भावना में आर्थिक सुरक्षा और व्यक्तिगत समूह सामूहिक स्वतंत्रता दोनों ही बातें निहित है।
इन दोनों की प्राप्ति प्रजातांत्रिक समाजवाद में हो सकती है। संवाद बने। और अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जब वो मजदूर दल के अध्यक्ष थे तो उन्होंने स्वयं देखा कि प्रजातांत्रिक साधनों से समाजवाद की स्थापना के कार्य में सफलता प्राप्त की जा सकती। कार्ल मार्क्स के दर्शन और संवाद से विरक्ति और प्रजातांत्रिक समाजवाद में अधिकाधिक आस्था होने लगी और उनकी कल्पना का समाजवादी राज्य सर्वाधिकारवादी राज्य नहीं वरन प्रजातांत्रिक समाजवादी राज्य है। एक डर्बिन एक विद्वान हुआ। डर्बिन की रचना जो थी प्रजातांत्रिक समाजवाद की राजनीति, द पॉलिटिक्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, को प्रजातांत्रिक समाजवाद की एक प्रमुख रचना समझा जाता है। और डर्बिन के अनुसार मार्क्सवादी विचारधारा की 4 प्रमुख मान्यताएं हैं। पहली, मानवीय जीवन का सबसे प्रमुख तत्व परिग्रहणशीलता है। द्वितीय, परिग्रहणशीलता की प्रवृत्ति वर्ग संघर्ष को जन्म देती है। एक वर्ग के हाथ से दूसरे वर्ग के हाथ में सत्ता के हस्तांतरण कराने के लिए वर्ग संघर्ष की इस प्रवृत्ति को गृहयुद्ध का रूप दिया जाना जरूरी है। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद और सर्वहारा वर्ग पर साम्यवादी दल का प्रभुत्व सामाजिक न्याय या समाजवाद की प्राप्ति कर सकता है। डर्बिन के अनुसार समाजवादी विचारधारा की ये 4 मान्यताएं गलत है। परिग्रहणशीलता को मानवीय व्यवहार की एकमात्र निर्धारक प्रवृत्ति नहीं माना जा सकता और यह भी जरूरी है परिग्रहणशीलता की प्रवृत्ति संघर्ष को जन्म दे। इससे अधिक प्रमुख रूप से डर्बिन के द्वारा अंतिम 2 मान्यताओं का विरोध किया गया और डर्बिन के द्वारा इस बात का प्रतिपादन किया गया कि वांछित परिवर्तन लाने के लिए गृहयुद्ध अवश्य भावी नहीं है और वितरित इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि ये कार्य शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सकता है। विचार है कि किसी प्रकार का अधिनायकवाद सामाजिक न्याय की प्राप्ति कर सकता है। डर्बिन के अनुसार मार्क्स की विचारधारा अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे द्वारा उसे सदैव के लिए सत्य नहीं मान लिया जाना चाहिए। उन्हें संशोधित किया जाना चाहिए और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप उनकी व्याख्या की जानी चाहिए। सामाजिक जीवन की समस्याओं का हल विभिन्न व्यक्तियों और वर्गों के हितों में सामंजस्य स्थापित करने से एक वर्ग या दल द्वारा दूसरे वर्ग को समाप्त करने में से सामाजिक न्याय की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती और इससे तो अन्याय और घृणा का वातावरण बना रहेगा। डर्बिन के शब्द में लिखते हैं कि मार्क्सवादी क्रांतिकारी साम्यवाद को सर्वाधिकारवादिता को स्वीकार करते हुए डर्बिन को विश्वास था कि प्रजातांत्रिक समाजवाद के मार्ग से न केवल ब्रिटेन अपनी समस्याएं हल कर देगा, विश्व को राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक समानता के एक नवीन समाज की दिशा में अग्रसर करेगा। फ्रांसिस विलियम्स के द्वारा प्रजातांत्रिक समाजवादी विचारधारा का प्रतिपादन अपनी पुस्तक द मॉरल केस ऑफ द सोशलिज्म 1957 किया गया और फ्रांसीसी विलियम्स के अनुसार पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों ही पूर्णतः भौतिक दर्शन से मनुष्य एक भौतिक प्राणी नहीं वरन नैतिक प्राणी भी है और वह केवल भौतिक विचारधारा से नहीं आदर्शों और आशाओं से प्रभावित होता है। सहयोग, सामाजिकता और भ्रातृत्व की भावनाओं के आधार पर कार्य करता है। मानवीय प्रकृति के संबंध में इसी आशावादी दृष्टिकोण को अपनाता है और मनुष्यों के नैतिक विकास पर बल देता है। पूंजीवाद और साम्यवाद तो रोगग्रस्त सभ्यताओं को जन्म देते हैं। समाजवाद एक नैतिक, न्यायपूर्ण और श्रेष्ठ सभ्यता को जन्म देता है। स्वतंत्रता की घोषणा और प्रजातंत्र के समानता के आदर्श को प्रजातांत्रिक पद्धति से समाजवाद की स्थापना कर ही प्राप्त किया जा सकता है। R.H.S. क्रॉसमैन 1950 के बाद ब्रिटेन की राजनीति और आर्थिक व्यवस्था और मतदाताओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो रहा है और राष्ट्रीयकरण की कमियां और त्रुटियों भी स्पष्ट हो रही है। R.H.S. क्रॉसमैन, डेनिस हीले, C.A.R. क्रॉसलैंड के द्वारा समाजवाद के संबंध में नवीन ढंग से विचार करने का कार्य किया गया। बदली परिस्थिति में संयुक्त राज्य अमेरिका में इस बात को स्वीकार किया गया कि सामाजिक स्वामित्व के क्षेत्र को विस्तृत किया जाना चाहिए और इस दृष्टि से अमेरिका में भी लोकतांत्रिक समाजवाद का प्रभाव देखा जा सकता है और इस प्रभाव के प्रमुख उदाहरण है राष्ट्रपति वुडरो विल्सन की नवीन स्वतंत्रता, न्यू फ्रीडम, और राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की नवनिर्माण आर्थिक नीति, न्यू डील इकोनॉमिक पॉलिसी। अमेरिका में समाजवादी विचारधारा के प्रतिपादकों में नॉर्मन थॉमस का नाम सबसे प्रमुख रूप से लिया जा सकता है, जिन्होंने अपना रचना डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट
1935 में इस विचारों को प्रतिपादन किया कि नॉर्मन थॉमस ब्रिटिश समाजवादी धारा से प्रभावित है और उसके द्वारा परिस्थितियों के अनुसार पूंजीवाद में परिवर्तन करने और सीमित क्षेत्र में सामाजिक स्वामित्व को अपनाने की बात पर जोर दिया गया। नॉर्मन थॉमस के द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि व्यवहार में समाजवाद वहीं सफलता प्राप्त कर सकता है जहाँ पर प्रजातंत्र की जड़ें गहरी जमी हैं। इसलिए समाजवाद को अपनाते हुए हमारे द्वारा प्रजातंत्र मार्ग में से हटकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट थैंक्स।